हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे बायोमोलिक्यूल चैप्टर के। आज अपन इसके आगे कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए was proposed by डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रपोज किया था? ये अपन काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जब तक मैं ऑप्शन लिखूंगा तब तक आपको आंसर भी इसका याद आ जाएगा। पहला ऑप्शन है इसका बर्जीलियस, सेकेंड ऑप्शन है इसका ग्रिफिथ, तीसरा ऑप्शन है वॉटसन एंड क्रिक, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था वो 1953 में दिया गया था, जब इरविन चार्गफ का रूल 1950 में आया। उसके बाद फिर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की गई, विल्किन और फ्रैंकलिन ने कुछ एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा दिया और उसके बेस पर डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था 1953 में, है ना। तो इसका सही आंसर है वॉटसन और क्रिक, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी प्रिकर्सर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल in our body is, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाला प्रिकर्सर यानी कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है ये बताना है। पहला ऑप्शन एसिटिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, थर्ड ऑप्शन इथाइल एल्कोहल, फोर्थ ऑप्शन है इथेनॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है हमें ये बताना है। तो देखिए, एक्चुअली में प्रिकर्सर का मतलब होता है, प्राइमरी प्रिकर्सर, यहाँ प्रिकर्सर का मतलब होता है जैसे कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है जो रिक्वायर्ड है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाला कोई ना कोई सब्सटेंस होगा एक्स, है ना, और इसको बनाने वाला कोई सब्सटेंस होगा, कुछ भी अपन ले सकते हैं, मान लीजिए जेड। तो बेसिकली जो प्रिकर्सर है ये प्रिकर्सर पहले का कहलाता है, मतलब जिससे आने वाला मॉलिक्यूल बन रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए जिस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल के लिए जिस मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है वो मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड। ये आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, हालांकि इसमें कोई समझने लायक बातें नहीं है, बस ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एसिटिक एसिड डेरिवेटिव यानी एसिटिक एसिड के थ्रू बनता है। कुछ रिएक्शंस होती हैं और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन एसिटिक एसिड से होता है। तो प्राइमरी प्रिकर्सर इसका यहाँ पे एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेटाबॉलिक फ्लक्स इज रेगुलेटेड बाय, मेटाबॉलिक फ्लक्स इज रेगुलेटेड बाय, ऑप्शंस हैं इसके। पहला ऑप्शन है शुगर्स, सेकेंड ऑप्शन है एंजाइम्स, थर्ड ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड्स, फोर्थ ऑप्शन है स्टिरॉल। मेटाबॉलिक फ्लक्स जो होता है वो किसके थ्रू रेगुलेट होता है ये पूछा गया है। मेटाबॉलिक फ्लक्स का मतलब पहले अपन समझते हैं। इसका मतलब होता है जो रिएक्शंस होती हैं उसमें जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो कितना होता है, किस रेट से होता है, मतलब जिसको अपन टर्नओवर कहते हैं कि किसी चीज़ का इतना अमाउंट बन रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो टर्नओवर एक्चुअली में मेटाबॉलिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है। और टर्नओवर के लिए हमें पता है, और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो मेन सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है उसको अपन कहते हैं एंजाइम, है ना। तो यहाँ पे
मेटाबॉलिक फ्लक्स को रेगुलेट करने वाला है एंजाइम। एंजाइम्स जो होते हैं ये मेटाबॉलिक फ्लक्स को रेगुलेट करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीएनए यूरेसिल इज रिप्लेस्ड बाय डीएनए में यूरेसिल को कैसे मतलब रिप्लेस करने वाला कौन होता है? पहला ऑप्शन थायमीन, पहला ऑप्शन है थियामीन, दूसरा ऑप्शन है थायमीन, तीसरा ऑप्शन है साइटोसिन और फोर्थ ऑप्शन है एडिनिन। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा प्यूरिन और पिरिमिडीन दो होते हैं नाइट्रोजन बेस। प्यूरिन जो होता है एडिनिन ग्वानिन होता है, पिरिमिडीन जो होता है साइटोसिन कॉमन होता है। आरएनए में यूरेसिल होता है, डीएनए में थायमीन होता है। तो यहाँ पे पूछा है डीएनए में यूरेसिल की जगह पे क्या आ जाता है, तो इसका आंसर आएगा थायमीन। और थायमीन में ध्यान रखना है आपको, थायमीन की ये स्पेलिंग सही है ना, ये तो एक विटामिन है थियामीन, ये विटामिन हो गया। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन आएगा थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोजाइम्स आर डैश that behave like enzymes। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? हालांकि वो एंजाइम की तरह ही काम करते हैं। पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है इसका राइबोन्यूक्लिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है ओलिगोसैकेराइड, फोर्थ ऑप्शन इज सिंपल लिपिड्स। राइबोजाइम्स किस तरह से काम करते हैं? हालांकि वो एंजाइम के जैसे ही होते हैं, पर ये होते क्या हैं एक्चुअल में? देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रोटीन। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, एंजाइम का नेचर होता है कि वो प्रोटीन के बने होते हैं, पर यहाँ पर राइबोजाइम एक सेपरेट कैटेगरी है। राइबोजाइम जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर आता है। राइबोजाइम एक तरह की न्यूक्लिक एसिड है जो कि एंजाइम की तरह काम करती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। हाँ, दूसरा ऑप्शन आएगा इसका सही, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है। राइबोजाइम जो है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, पर वो एंजाइम की तरह काम करती है। ओलिगोसैकेराइड तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो ये बाहर हो गया, और लिपिड तो ये होता नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सेकेंड, ये न्यूक्लिक एसिड का एक टाइप होता है जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the most abundant enzyme in the biosphere is, बायोस्फीयर में प्रेजेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो एंजाइम होता है, पहला ऑप्शन है कोलेजन, सेकेंड ऑप्शन रूबिस्को, थर्ड ऑप्शन है इसका ट्रिप्सिन, फोर्थ ऑप्शन है इसका इंसुलिन। अब इसमें ये पूछा है कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द बायोस्फीयर। देखिए, अगर एनिमल बॉडी की बात होती तो अपन बोलते हैं कि चलो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो सब्सटेंस होता है वो कोलेजन होता है जो बाइंड करता है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पढ़ा भी है। पर सबसे ज़्यादा एंजाइम पूछा है, सबसे ज़्यादा जो बायोस्फीयर में अवेलेबल होता है, तो इसका सही आंसर आएगा रूबिस्को। एनिमल वर्ल्ड के लिए बात करेंगे अगर तो कोलेजन हो जाएगा, और अगर होल बायोस्फीयर की बात करेंगे तो रूबिस्को। रूबिस्को का फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो रूबिस्को सबसे ज़्यादा प्रेजेंट एंजाइम होता है बायोस्फीयर में, इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेट ऑफ
पायरुविक एसिड अंडर anaerobic conditions in our body। पायरुविक एसिड का किस तरह से कन्वर्जन होता है एनएरोबिक कंडीशंस में हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के लिए बात हो रही है। पहला ऑप्शन है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मिथाइल अल्कोहल। दूसरा ऑप्शन इट गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम है। थर्ड ऑप्शन है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। और फोर्थ ऑप्शन है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। अब देखिए हम ये देखते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है तो इसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। अब पायरुविक एसिड को यदि ऑक्सीजन मिलती है, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो फिर ये क्रैब साइकिल में एंटर कर जाता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है और फिर वहाँ पे क्रैब साइकिल और इसके साथ साथ ईटीएस रन करता है। पर अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, यानी एनएरोबिक कंडीशन की अगर बात करें, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये दो प्रोडक्ट्स यानी बेसिकली फर्मेंटेशन ये शो करता है और फर्मेंटेशन के थ्रू एक तो ये बनाता है इथाइल अल्कोहल और दूसरा बनाता है ये लैक्टिक एसिड। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में मिथाइल अल्कोहल है, ये तो कहीं है ही नहीं। एसिटाइल कोएंजाइम में जब पायरुविक एसिड क्रैब साइकिल में एंटर कर रहा होता है या करने वाला होता है तो उस समय इसके बीच में एक इंटरमीडिएट कंडीशन आती है जिसको अपन कहते हैं लिंक रिएक्शन। वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। पर ये एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, मैट्रिक्स में बनता है और ये तभी होगा जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा वो पायरुविक एसिड। तो ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ये भी बाहर हो गया क्योंकि हमें जो बताना है वो एनाएरोबिक कंडीशन में बताना है। अब इसके बाद देखिए ग्लाइकोजन तो कहीं पे बन ही नहीं रहा है, फिलहाल सामने है ही नहीं। ठीक है। तो अब ये जो तीसरा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, यहाँ पे देखिए पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिली तो फाइनली ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। पायरुविक एसिड एनाएरोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड में हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that are tightly bound to apoenzyme is ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एपोएंजाइम से टाइटली बाइंड करता है, ये कौन सा है? पहला ऑप्शन है इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकेंड ऑप्शन एपोएंजाइम, फिर है मेट और फोर्थ ऑप्शन है कोएंजाइम। इसके लिए आपको एक चार्ट याद करना पड़ेगा जो मैंने चैप्टर में बनवाया था और एंजाइम के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने वहाँ पे लिखवाया था। ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड जो एपो एंजाइम से टाइटली बाइंड करता है ये होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है। आप वो जब फ्लो चार्ट उसका याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कुछ बताने के लिए है ही नहीं। ये तो स्पेसिफिक होता है कि कौन टाइटली बाइंड करता है, कौन लूजली बाइंड करता है। ठीक है। तो ये वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन से और उस फ्लो चार्ट से। इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन सी अर्चिन
इंसर्शन डीएनए, डीएनए, और ये जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड है। सेवनटीन % ऑफ द बेसिस, इसमें 17% बेसिस जो है ये साइटोसिन के, तो कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ अदर 3 बेसिस। साइटोसिन का यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है 17, और हमको अगले 3 यानी एडिनिन और ग्वानिन और डीएनए तो थाइमिन का परसेंटेज निकालना है। ऑप्शन है पहला जी 8.5%, ए 50% और टी 24.5%। सेकेंड ऑप्शन है जी 34%, ए 24% और टी 24.5%। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जी 17%, ए 16.5% और टी 32.5%। फोर्थ ऑप्शन है जी 17%, ए 33% और टी भी 33%। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें ये तो पता है कि जितना एडिनिन होता है उतना थाइमिन होता है, और जितना ग्वानिन होता है उतना साइटोसिन होता है। पहला आंसर तो अपना यही आ गया। साइटोसिन यहाँ पे दिया हुआ है 17%, तो ग्वानिन भी हो जाएगा, ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन यानी 17%। तो ग्वानिन का ऑप्शन तो आ गया अपना, है ना। तो या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। चलिए अब अपन देखते हैं। देखिए एडिनिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन प्लस थाइमिन, एडिनिन प्लस थाइमिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन सबको मिला के होता है 100%। टोटल ओवरऑल 100% होता है। तो एडिनिन और थाइमिन ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं अगर इसको x ले लूँ और इसको भी x ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा ग्वानिन 17 है, साइटोसिन भी 17 है, इक्वल टू 100%। यानी ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 17 और 17 34 इक्वल टू 100%, और 34 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 100 माइनस 34% यानी 66%। ठीक है, ऐसे होगा ना, 2x इक्वल टू 66%। और अब हमको 2 नीचे ले जाएंगे जब, तो यहाँ पे x हो जाएगा 62/2, तो ये हो जाएगा 33%। यानी x जो एडिनिन था ये आ गया 33%, x जो थाइमिन था ये आ गया 33%, ग्वानिन 17% और साइटोसिन 17%। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन अपन देख लेते हैं। ग्वानिन 17, एडिनिन 16.5, नहीं ये तो नहीं होगा। ग्वानिन 17, ठीक है, एडिनिन 33, थाइमिन 33, तो इसका डी ऑप्शन आएगा करेक्ट। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not applicable to RNA? इनमें से कौन सा आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है? पहला ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, सेकेंड ऑप्शन है 5' फॉस्फोराइल
एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड्स। थर्ड ऑप्शन है चारगफ रूल, और फोर्थ ऑप्शन है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एप्लीकेबल नहीं है आरएनए के लिए? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग तो होती है, अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। 5 फॉस्फोरिल और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है, जब आप डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये चीज़ दिखेंगी। चारगफ रूल ये बेसिकली डीएनए के लिए होता है, और वहाँ पे एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इस तरह से अपन कॉम्प्लीमेंट्री और जो रेशियो निकालते हैं, कांस्टेंट वैल्यू निकालते हैं, वो अपन चारगफ रूल से देखते हैं। तो चारगफ रूल बेसिकली डीएनए के लिए एप्लीकेबल होता है, आरएनए के लिए नहीं होता। तो इसका आंसर ये आएगा। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो तो दोनों में, प्यूरिन पायरिमिडीन तो दोनों में होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इसका चारगफ रूल। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन which is not correct with respect to enzyme action। Select the option which is not correct with respect to enzyme action। पहला ऑप्शन है इसका substrate binds with enzyme at its active site। सेकेंड ऑप्शन है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये AIPMT 2014 में आया था। एडिशन अ लॉट ऑफ सक्सिनेट does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate। थर्ड ऑप्शन है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर binds the enzyme at a site distinct from that which binds the substrate। और फोर्थ ऑप्शन है मेलोनेट इज competitive inhibitor of succinic dehydrogenase। ठीक है, थोड़े से ऑप्शन इसके बड़े बड़े हैं। अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। कई बार तो हम जल्दी में ये स्किप कर जाते हैं कि क्या पूछा है, सही है कि नहीं है, यही अपन कई बार स्किप कर जाते हैं।
पहला ऑप्शन है सबस्ट्रेट बाइंड विद द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। ये तो होता है, देखिए एंजाइम में दो साइट्स होती हैं, एक या तो सबस्ट्रेट उसकी मेन साइट पे जिसको अपन एक्टिव साइट बोलते हैं उस पे बाइंड होगा, और कई बार ऐसा होता है कि एक्टिव साइट नहीं होती है, दूसरी किसी साइट पे बाइंड होता है, उसको अपन एलोस्टेरिक साइट कहते हैं जो मेन साइट के अलावा होती है। तो सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, ये सही ऑप्शन है। दूसरा है एडिशन ऑफ अ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, मतलब इसका करेक्ट आंसर ये होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है तो इसका आंसर ये होगा। मैं अभी आता हूँ इस पे। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड द एंजाइम एट अ साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ विच बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट। ये अभी मैंने बताया कि एक्टिव साइट्स जो होती हैं उसके अलावा दूसरी भी साइट होती है जिससे जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट से बाइंड करता है। मेलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, ये भी सही ऑप्शन है, क्योंकि मेलोनेट जो होता है वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस को काम करने नहीं देता। अब अपन आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शन हुई, एंजाइम ने सबस्ट्रेट से बाइंड किया, ठीक है, पर जब अगर हमें उस एंजाइम को हटाना होता है तो हम दूसरा सबस्ट्रेट फिर वहाँ पे ऐड करते हैं, तो वह एंजाइम को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। नॉर्मली ये होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि हम सक्सिनेट डाल रहे हैं, उसके बाद भी एंजाइम का जो रिवर्स नेचर, मतलब डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस बाय मेलोनेट, मतलब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डाला है और प्रोडक्ट डालने के बावजूद भी लिखा है कि वो एंजाइम को काम करने से नहीं रोक पाएगा, उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो इसको रिवर्स कर देगा। इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द काइटिनस एक्सोस्केलेटन of arthropods is formed by the polymerization of पहला ऑप्शन है केराटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। सेकेंड ऑप्शन है इसका डी ग्लूकोसामीन। थर्ड ऑप्शन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और फोर्थ ऑप्शन है इसका लिपोग्लाइकन्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड का, आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बेसिकली नाइट्रोजन रिच होता है, और नाइट्रोजन रिच यानी काइटिन एक्चुअली में किस चीज़ का पॉलीमर है ये पूछा गया है। तो काइटिन जो होता है वो बेसिकली एन एसिटिल ग्लूकोस अमीन का मेन वो पॉलीमर होता है। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड का है उसमें मेनली एन एसिटिल ग्लूकोस अमीन प्रेजेंट होगा। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is wrong? कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन है ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड।
ग्लाइसिन एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। सेकेंड ऑप्शन है इसका सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। थर्ड ऑप्शन सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकेराइड। और फोर्थ ऑप्शन है यूरेसिल इज अ पेरिमिडीन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये अपन को बताना है, कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ये तो पहले ही स्टेटमेंट गलत है। क्यों? जब अपन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमको एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप मिलता है, फिर उसके बाद अमीनो ग्रुप मिलता है, और एक जगह हाइड्रोजन होता है और एक जगह एल्काइल ग्रुप होता है। ग्लाइसिन के केस में जो R है वो R इक्वल टू H हो जाता है ग्लाइसिन के केस में। तो ग्लाइसिन का जो अब स्ट्रक्चर बन गया वो यहाँ ये H आ जाएगा, मतलब कहीं स्ट्रक्चर में सल्फर तो दिख ही नहीं रहा है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है कि ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अगर बाकी ऑप्शन देखते हैं तो सुक्रोज डाइसैकेराइड है, बिल्कुल होता है। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज ये डाइसैकेराइड होते हैं। सेल्यूलोज भी पॉलीसैकेराइड होता है। स्टार्च, सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल है। और यूरेसिल पिरिमिडीन है, ये हमको पता है नाइट्रोजन बेस में पिरिमिडीन जो होता है वो साइटोसिन, और यूरेसिल और थायमीन उसके अंदर आते हैं पिरिमिडीन के अंदर। तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। तो ये हमने आज खत्म किए बायोमॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस, और इसके आप आने वाली क्लास में हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सब्जेक्ट में उस चैप्टर पे कमांड आएगी। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।